हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी आज की क्लास में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सोशल मूवमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट टॉपिक जो था वो कवर कर रहे थे। हम लोगों ने देख लिया था एक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट होते हैं वो कवर कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीजेंट मूवमेंट। तो देखो, पीजेंट मूवमेंट मतलब यहाँ पे किसान से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, किसान वगैरह। ठीक है, तो हम बात करें तो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? हम देखेंगे कुछ चीज़ें जो थी वो प्री कॉलोनियल थी, यानी ब्रिटिशर से पहले वाला टाइम जो था, कॉलोनियल ब्रिटिशर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो क्या क्या थी? तो जो प्री कॉलोनियल जो मूवमेंट थे, जो स्टार्टिंग में प्री कॉलोनियल वाले एरा में थे, वो थोड़े से लोकलाइज मूवमेंट थे। मतलब एक एरिया में उठे, वहीं तक लिमिटेड रह गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते थे। ये इवेंट जो थे ये डिसजॉइंट रहते थे, और कुछ पर्टिकुलर ग्रीवियंसेस, कुछ प्रॉब्लम, एक दो बेसिक सी बातों के साथ ये क्या करते थे? डील करते थे। दैट्स वाई ये इतने पॉपुलर नहीं थे। इस टाइम के जो मूवमेंट थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे, तो विल कॉल इट इज नॉट सो पॉपुलर मूवमेंट। इस टाइम के मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉलोनियल की, तो कॉलोनियल में देखो कुछ मूवमेंट पॉपुलर हुए हैं, जिनमें से हम बात करेंगे किसकी? बंगाल रिवॉल्ट की। 1859-62 में ये रिवोल्ट हुआ, मतलब ये बंगाल रिवॉल्ट हमें देखने को मिला। ये था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो क्या होता है? नील की खेती। अब हमें पता है ब्रिटिशर हमसे नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे थे। ठीक है, बाहर की मार्केट में इंडिगो यानी नील की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। दैट्स वाई ब्रिटिशर इंडियन से नील की खेती करा रहे थे, और यहाँ से उसको इंडिगो को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया करते थे मार्केट में, और प्रॉफिट सारा वो अपनी पॉकेट में रख रहे थे। अब किसानों को नुकसान भी था। किसानों तक पहली बात तो फायदा पहुंचता नहीं था। प्लस आप एक बार नील की खेती कर रहे हो, कमर्शलाइज हो गया है, तो आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, आपके पास खुद के खाने के लिए चीज़ें नहीं बच पा रही होती हैं। तो ये सिचुएशन थी, ये बंगाल रिवॉल्ट था। अब देखो, बहुत लंबी कहानी जानने की जरूरत है ही नहीं इन टॉपिक की। इतनी बेसिक सी आइडिया आप रखो, और इतना ही आपको मेंशन करना है आंसर्स में। फिर थे डिकैन राइट्स। ये 1857 में हुआ। ये मनी लेंडर्स के अगेंस्ट थे। जो मनी लेंडर्स जो थे वो उधार दे देते थे। तो यहाँ पे जो किसान थे, उधार ले लिया, फसल नहीं हुई, चुका नहीं पाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो किसान अक्सर हमने देखा था, देखते थे कि डेप्ट ट्रैप में फंस जाते थे, एक उधारी के जाल में फंस जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो थी प्रॉब्लम रहती थी। अब आगे, जैसे यहाँ पे हमने इंडिगो को लेके पढ़ा ना, अब महात्मा गांधी के टाइम पे भी बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मूवमेंट हुए। बहुत सारे इश्यूज के साथ महात्मा गांधी डील कर रहे थे। हमने देखा 1914-15 वाले टाइम के बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे यहाँ पे इंडिया। अब इंडिया में जब वापस आए हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लोग कांटेक्ट कर रहे थे महात्मा गांधी को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो गांधी जी ने आते ही सबसे पहले, जो देखो, 3 बैक टू बैक मूवमेंट इनके रहे गांधी जी के, जिसमें चंपारण का था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, और खेड़ा सत्याग्रह था। आपने 10th के 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। चंपारण, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक थी, और खेड़ा में सत्याग्रह था। ठीक है, ये दोनों जो थे ये पीजेंट्स के लिए थे, ये बेसिकली आपके वर्कर्स के लिए था। तो हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। तो चंपारण सत्याग्रह भी अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन था। ठीक है, आपकी 12th की इंग्लिश की बुक में भी तो एक चैप्टर है इंडिगो, उसमें तो ये बहुत डिटेल में बताया है ना, कि एक राजकुमार शुक्ला नाम का पर्सन गांधी जी को फॉलो करता है। जहां जहां गांधी जी जा रहे हैं उनकी मीटअप में उनसे बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, क्या हो जाए कि गांधी जी उनकी प्रॉब्लम को सुने, एड्रेस करे, और उनके साथ बिहार के एक जिले चंपारण में चले, और वहां पे जो किसानों के साथ इनजस्टिस हो रही है उसको रिजॉल्व करें। तो ये वही मूवमेंट है, ये भी अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन था। ब्रिटिशर की जो इनजस्टिस थी इंडिगो प्लांटर्स के साथ, उसके रिगार्डिंग ये मूवमेंट था। फिर बरदौली सत्याग्रह की मैं बात करूं, तो 1928 में सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये बरदौली सत्याग्रह हमें देखने को मिला। नॉन टैक्स कैंपेन था, और इसको महात्मा गांधी जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च करा हुआ था महात्मा गांधी ने, इसको उसका पार्ट बोला गया। नॉन टैक्स कैंपेन मतलब क्या था? कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। हुआ क्या था? देखो, बरदौली में क्या हो रहा था कि वहाँ पे फ्लड आई, फेमाइन आई, उस वजह से 1925 के टाइम में। अब फ्लड फेमाइन आएगी तो जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वेरी ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो उसने एडवर्सली यानी नेगेटिवली क्या करा? इफेक्ट करा क्रॉप को, फ्लड और फेमाइन ने। ठीक है, ये डिटेल ध्यान से सुन लेना, लिख भी लेना चीज़ों को, इतना डिटेल में ये बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब इस बात को इग्नोर करके, इग्नोरिंग दिस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या करा कि टैक्स रेट को बढ़ा दिया 22% से। मतलब आप टैक्स दे रहे हो, टैक्स रेट को 22% से बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। आप सोच लो कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्शन नहीं है,
मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे बेचोगे क्या, बेचोगे नहीं तो इनकम नहीं होगी, और ऊपर से आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे टैक्स रेट को भी इंक्रीज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस चीज के अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई, और 1928 में बरदौली के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या करा, वल्लभ भाई पटेल को बुलाया यहाँ पे इस लॉन्च को प्रोटेस्ट करने के लिए। महात्मा गांधी ने भी इसको काफी हद तक सपोर्ट किया। उनका एक न्यूज़पेपर आता था यंग इंडिया नाम से। किस नाम से? यंग इंडिया नाम से। इसमें गांधी जी ने भी अपनी राइटिंग के थ्रू इस मूवमेंट में काफी पार्टिसिपेशन लिया, और वल्लभ भाई पटेल के इस कंट्रीब्यूशन, इस मूवमेंट में, बरदौली मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन की वजह से ही जो बरदौली की महिलाएं थी, वुमेन्स थी, उन्होंने उनको क्या दिया था, सरदार टाइटल दिया था। हम देखते हैं ना वल्लभ भाई पटेल के नाम को हम कैसे बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये सरदार जो टाइटल था ये उन्हें किसने दिया था, बरदौली की वुमेन्स ने ही दिया था। तो दिस इज अबाउट द चंपारण बरदौली देखा हमने, और हमने बंगाल और डिकेन राइट्स देखा। अब आज़ादी के बाद भी कुछ मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिले। अब उन मूवमेंट्स में भी एक बार हम देखते हैं क्या क्या मूवमेंट थे वो। तो देखो 1920 से 40 के समय में पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी। अलग अलग बिखरे बिखरे लोग आवाज उठाते हैं, कोई एक संस्था नहीं है, कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है जो चीज़ों को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, तो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाता। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि लीडर चाहिए, तो लीडर चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बात करेगी चीज़ों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो 1920 से 1940 के टाइम पे बहुत सारी पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली। इनमें से जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, देखिए एमसीक्यू कैन बी आस्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आपको पता है पैटर्न में अब हमसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल किसने दिया, तो बरदौली की महिलाओं ने। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे एमसीक्यू बन सकता है, तो मैं बता के चल रही हूँ, इसको याद रखिए आप लोग चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी, जो 1929 में बनाई गई। इसके बाद एक ऑल इंडिया किसान सभा बनी 1936 में। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं चाहती क्या थी, ये चाहती थी हमें फ्रीडम मिले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से, जो हमको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट था वो? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। क्या कंसेप्ट था? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इसका मतलब क्या था कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, वो सारी बह के कहाँ जा रही है, ब्रिटेन में जा रही है। रीजन क्या था कि ये जो लोग थे ये करते क्या थे, ये आपसे रॉ मटेरियल चीप रेट पे लेते थे, और आपकी ही मार्केट में आके आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता था वो कॉस्टली सेल करते थे। तो और टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा जो था वो क्या था, इम्पार्शियल था, वो हमारे फेवर में नहीं था जो टैक्सेशन सिस्टम था। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। दैट्स वाई दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, कि इंडिया की सारी वेल्थ जो है वो ड्रेन में जा रही है, वो यूके की तरफ फ्लो कर रही है, और हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे ये जो किसान एक्सप्लॉइट हो रहे थे, देखो हमारे पास, आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो कमाने का एक मेन जरिया क्या था, प्राइमरी सोर्स पे ही तो डिपेंडेंट थे ना हम, यहीं से बहुत अच्छा कमा सकते थे ना। तो उस टाइम पे सर्विसेज इतनी थी कि हम सर्विस सेक्टर में स्ट्रांग थे और कमा लेंगे। इंडस्ट्री तो तब, आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में, तो तब तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं थी, काफ़ी है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर था यानी एग्रीकल्चर था, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ये संस्थाएं चाहती थी कि ये चीज़ ना हो। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे पास कुछ मूवमेंट है जो हम देखेंगे। उनमें पहला मूवमेंट है तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट का टाइम पीरियड हम देखेंगे 46-47 तक का था। ये जो था ये बंगाल के शेयर क्रॉपर्स, बेसिकली नॉर्थ बंगाल में, ठीक है, बंगाल में भी नॉर्थ बंगाल वाले रीजन में, वहाँ के शेयर क्रॉपर्स ने इस मूवमेंट को इनिशिएट करा। ठीक है, इस मूवमेंट में क्या था, ये जो जोतदार होते थे, जो रिच पीजेंट हैं, देखो जो अच्छे किसान हैं, ऐसा नहीं है ना किसान सारे ही गरीब है, कमा नहीं पा रहे, सबकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जो अच्छे जमींदार, मतलब ज़्यादा ज़मीन वाले हो गए, ज़मींदार बोल दिया, जो रिच पीजेंट हो गए, जोतदार्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे। वो जो टिलर्स हैं, जो प्रॉपर खेती कर रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चार्ज करते थे, और लोकल मार्केट पे भी खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। ये जनरली कहते थे हम 1/2 ऑफ द क्रॉप लेंगे, मतलब अगर आपने 50 यूनिट्स बनाई हैं तो आपको 25 यूनिट तो हमें ही देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे नाउ पीजेंट ने क्या कहा, वी विल पे ओनली 1/3। पीजेंट सेड दैट वी विल पे ओनली 1/3, हम आपको 1/2 नहीं देंगे, अब हम आपको 1/3 ही देंगे। तो यहाँ पे ये डिमांड, इस मूवमेंट में ये बात जो थी ये पीजेंट के थ्रू उठाई गई। पीजेंट ने अपने राइट के लिए बात की और बोला कि जो 1/2 आप चार्ज करते हो, अब हम इतना नहीं देंगे आपको, हम आपको ओनली 1/3 ही देंगे। तो ये मूवमेंट लेड करा किसने, ऑल इंडिया किसान सभा ने और
जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो पीजेंट विंग थी, उन्होंने ये मूवमेंट जो था वो लीड करा। ठीक है, तो ये पहला मूवमेंट था। उसके बाद आता है तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट का टाइम पीरियड हम देखेंगे तो 1946 से 51 इसका टाइम पीरियड है। ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च करा गया, आंध्र प्रदेश में लॉन्च करा अगेंस्ट निज़ाम। ठीक है, तो हैदराबाद में बेसिकली जो निज़ाम वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे निज़ाम के अगेंस्ट ये मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया। यहाँ पे क्या बोला कि आपका जो एग्रेरियन जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है ना, पूरा जो खेती वगैरह का सिस्टम करते हो वो फ्यूडल बेस पे है। ठीक है, फ्यूडल ऑर्डर पे है, सामंतवाद वाला सिस्टम चलता है। और यहाँ पे जो जागीरदार जो है उनके एजेंट है वो टैक्स चार्ज करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो टैक्स जो है वो हम नहीं पे करेंगे, इतना हैवी जो अमाउंट हमें चार्ज करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो हम नहीं पे करेंगे। इस मूवमेंट को किसने लीड करा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। लीड करने वाली कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऊपर ये तेभागा मूवमेंट में ऑल इंडिया किसान सभा थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों थे। यहाँ पे सिर्फ कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। क्लियर? अब थर्ड मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो थर्ड था नक्सलाइट स्ट्रगल। ठीक है, नक्सलाइट स्ट्रगल देखो, एक नॉर्थ बंगाल के एक छोटे से विलेज जिसका नाम नक्सलबारी था, ये वहां से स्टार्ट हुआ। बहुत कहानी, देखो नक्सलाइट तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, नक्सलाइट मूवमेंट ये वो, नक्सलाइट होता क्या है, इंसर्जेंसीज, ये सब ये नहीं पढ़ना है। बस नक्सलाइट स्ट्रगल जो 1967 वाला ये बुक में मेंशन किया है, तो छोटी सी बात हमें जाननी है। तो ये नॉर्थ बंगाल की एक छोटा सा विलेज जो है जिसका नाम नक्सलबारी है, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, मास मोबिलाइजेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट किस किस के इंटरेस्ट को? पीजेंट के, ठीक है, लेबरिंग क्लास यानी वर्कर्स, और ट्राइबल भी इंक्लूड थे इसमें। इसमें ट्राइबल पीपल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड था। देखो नक्सल से थोड़ा ट्राइबल वर्ड याद रख लेना तो याद रहेगा। पीजेंट और लेबर की तो बात हम तब से कर ही रहे हैं। ठीक है, इसको किसने लीड करा? इसको भी सीपीआई ने लीड करा। अब दो मूवमेंट जो हम याद रखेंगे, तेलंगाना और नक्सलाइट, इसको सीपीआई ने लीड करा। तेभागा में सीपीआई तो थी ही थी, प्लस ऑल इंडिया किसान सभा भी थी। इनकी डिमांड क्या थी नक्सलाइट स्ट्रगल में? देखो, जमींदारी हटाओ और लैंड जो थी वो टिलर को दो। कुछ ऐसी डिमांड ये लोग रख रहे थे जिसमें ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट चाह रहे थे कि किसानों तक ही पहुंचे। जो बीच में मिडिल मैन आते हैं वो एलिमिनेट हो जाए, जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है हमसे वो हट जाए, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये जमींदारी और इन सब सिस्टम के थ्रू, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे जमींदार आपके ये सारे पीजेंट मूवमेंट थे। तो हमने किस किस मूवमेंट पे बात कर ली है? हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट पे बात कर ली, हमने पीजेंट से रिलेटेड मूवमेंट पे बात कर ली। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्कर्स से रिलेटेड मूवमेंट की। तो बचा क्या क्या है? वर्कर रिलेटेड भी बचे और वुमेन रिलेटेड भी बचे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों मूवमेंट पे बात करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।